ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं। फाइनेंशियल 20-21 यही खत्म होता है, किसी भी प्रकार से कर लो, फाइनेंशियल कर लो, कुछ और कर लो, 20-21 ज्वाइंट जो है वो यही खत्म होता है। और कल जो है 21-22 का वर्ष शुरू हो जाएगा, वो चाहे फाइनेंशियल कह लो चाहे एकेडमिक कह लो, क्योंकि हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का भी वही वर्ष होता है। और वैसे चैत्र शुदी एकम ये हमारा नववर्ष हिंदू काल गणना का, वो भी 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो एक प्रकार से ये वर्ष की समाप्ति और नव वर्ष का आगमन, इस अवसर पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हमको पता है कि पिछला वर्ष मुख्य रूप से कोरोना वर्ष ऐसा माना जाएगा। एक जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि कोरोना वर्ष के नाते कोरोना समाप्त होने की कगार पर आ गया था फरवरी में, लेकिन मार्च से फिर से एक थर्ड वेव जिसको कहनी चाहिए उसकी शुरुआत हो गई है। और अभी भी वो कहीं कंट्रोल होती नहीं दिख रही है। कुछ प्रांतों में तो देश भर में काफ़ी स्टीप इंक्रीज भी हुआ है, हमारा प्रांत भी उसमें एक है। हम जो 800 साढ़े 800 एक्टिव केसेस पर आ गए थे, अब वो फिर लगभग 9000 के आसपास पहुंच गए हैं। और डेली 800 900 नए जो केसेस जो हैं वो और कोरोना एक्टिव ये होते हैं। हमने सब सावधानियां बरती हैं और दोबारा से उसके ऊपर हर दिन चिंतन होता है कि आगे इसमें और नई सावधानी क्या बरती जा सकती हैं। कुल मिलाकर के मास्क पहनने की बात, सोशल डिस्टेंसिंग की बात, सैनिटाइजेशन की बात, ये सब चीज़ें हम इसको फॉलो करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। हमारा जो सभी डिपार्टमेंट्स इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ ही कल 1 तारीख को प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी और प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम सारे ठीक से बन गए हैं। सभी मंडियों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं। और कल 1 तारीख से मुख्य रूप से गेहूं की ही प्रोक्योरमेंट इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सरसों भी होती थी, लेकिन इस बार सरसों चूँकि MSP से मार्केट रेट काफ़ी ऊपर चल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ही उसमें हो रही है, सरकारी खरीद उसमें नहीं हो पा रही अभी। लेकिन रेट अगर आएगा ठीक तो सरकारी खरीद करेंगे, अन्यथा जो प्राइवेट खरीद हो रही है उसी में हमारी जितनी आवश्यकताएं होंगी फिर उसी में से हम पूरा करेंगे। प्रोक्योरमेंट के संबंध में छोटे मोटे विषय कई बार उठते रहे हैं। इस बार हमने एक SOP बनाया है, वो पुस्तकें तो नहीं मंगवाई, मंगवा के सब बंटवा दें वो SOP की। SOP हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए करणीय क्या क्या है, फिर वो किसानों से लेकर के और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का काम जिन्होंने करना है, मार्केटिंग बोर्ड में, मार्केटिंग कमेटी में सेक्रेटरीज ने क्या करना है, और उसके बाद आड़तियों ने क्या क्या करना है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स का काम है, फिर पेमेंट में डिपार्टमेंट का काम क्या है, बैंकों ने क्या करना है, और अल्टीमेटली किसान के खाते में पेमेंट पहुंच जाए। तो ये सारा जो SOP है इस बार लिखित में बनाया हमने, जारी किया है, ताकि उसमें किसी को कोई असमंजस न रहे, हर किसी को अपना काम ध्यान में रहे और उसका सीक्वेंस वो भी सबको ध्यान में रहे, टाइमिंग सबको ध्यान में रहे। और एक बात विशेष हमने की है कि इस बार जो डिलेड पेमेंट है, यानी जे फार्म कटने के 72 घंटे के बाद यदि पेमेंट होती है, क्यों 72 ही है ना, 72 घंटे के बाद अगर डिले होता है तो फिर इंटरेस्ट देंगे हम 9% का। और इस बार इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हमने कहा है कि सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दें, ताकि जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक जिस दिन हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद एक दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो एक दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए। तो ऐसा उस के बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा और पेमेंट किसान को डायरेक्ट जाएगी।
एक समाचार पत्र में हमारे किसी बंधु ने छाप दिया अपने में से ही कि किसान जो है वो आड़ती को आड़त देंगे। ये गलत है। हाँ, आड़त तो जो है वो सरकार ही देगी। आड़ती की आड़त तो वो सरकार देगी, डिपार्टमेंट देगा जो प्रोक्योर कर रहे हैं। मैंने तो केवल इतना कहा था कि किसानों को सीधी पेमेंट मिलेगी और किसान और आड़ती का कोई आपसी लेन देन वो अपना करेंगे, लेकिन आड़त जो है वो किसान के लेन देन का विषय नहीं है, वो तो सरकार के साथ है। तो आड़त जो है वो सीधी सरकार की ओर से ही मिलेगी उनको। तो ये स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको बताया। आज के बातचीत में दो मुख्य विषय मैं आपके सामने रखूंगा। पहला तो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे जिस दिन हम लोग मनाते हैं, इस बार मैंने घोषणा की थी कि 2021 का पूरा वर्ष ये हम गुड गवर्नेंस डे ये वर्ष मनाएंगे। और गुड गवर्नेंस में बहुत से इनिशिएटिव्स हरियाणा प्रांत में ऐसे हमने लिए हैं जो शायद दूसरे प्रांतों ने नहीं लिए हैं। बीच बीच में अलग अलग से आपको उसकी जानकारी हम देते भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आज अभी तक जितने हमारे गुड गवर्नेंस के इस वर्ष 1.5 वर्ष में जो जो काम हमने नए किए हैं उसका उल्लेख करूंगा। कहीं कहीं कोई आंकड़ा ही मुझे बताना पड़ेगा तो वो भी मैं आपको उसका जरूर बताऊंगा। पहला विषय तो है कि सुशासन का अर्थ ये है कि जहां कोई सत्ता का कुछ लोग उसका भोग करें, चाहे राजनीति में हो चाहे राजनीति से बाहर भी कुछ लोग उसकी भोग करने की एक लालसा बनी रहती है, उस प्रकार के जो लगातार सिस्टम बने रहे। हमने शासन का मतलब सेवा भाव, हम जनता की सेवा कैसे करें, डिलीवरी सिस्टम को कैसे मजबूत बनाएं, हमारा ये फोकस रहा है। तो डिलीवरी सिस्टम को देने के लिए जो हमने कई काम किए हैं उसके अंदर एक बड़ा काम है वो है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा। उसी में हमने एक बड़ी योजना जिसका कल से ही एक प्रकार से शुरुआत कर रहे हैं वो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ उस पर हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वही ज्यादा होंगे, और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने। और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा और उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां अपने को जैसे बताया कि हमने पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी, ये भी हमारा अपने आप में एक यूनिक एक प्रोजेक्ट जिसमें न पर्ची न खर्ची, ऐसा एक विषय जो सारे देश में इसकी जानकारी लोग हमसे लेते हैं कि आप इसको कैसे संभव कर पाए हैं। इसी प्रकार एक योजना हमने ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा इसकी मुक्ति स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की
और मुझे खुशी है कि हमने वो एक गांव से जो शुरू की थी उसको सारे देश भर में प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दिया है, ताकि लाल डोरा के अंदर की जो प्रॉपर्टी है लोगों की, जिसके बहुत झगड़े लोगों के होते हैं, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड बन जाए और उसमें उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड बनने के बाद एक मलकियत उनकी अपनी हो जाए, जिसका लाभ उनको निश्चित रूप से मिलने ही वाला है। झगड़े खत्म होंगे, बैंक से कोई फाइनेंस करा सकता है और उसको बेचना हो तो आसानी से अच्छी कीमत पर बेचता भी है। इसके कारण से गांव की प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है। तो इसलिए ये एक स्वामित्व योजना ये हमने शुरू की। ऐसा पानी बचाने का एक संकल्प हमने लिया है कि पानी का प्रबंधन ये अच्छा किया जाए, बल्कि उसके लिए तो बजट में हमने कहा है कि ये द्विवर्षीय जल प्रबंधन योजना 2 साल की योजना बनाएंगे, जिसमें पानी की एक एक बूंद इसको बचाना और उसको मानो अगर गंदा पानी है या यूज जिसका है उसको रीयूज करने के लिए 25% का टारगेट हमने रखा है इस बार के। 25% पानी जो ट्रीटेड वाटर है उसका उपयोग चाहे इरिगेशन के लिए, चाहे इंडस्ट्री के लिए, चाहे बागवानी के लिए, जहां भी उसकी आवश्यकता होगी उसका उपयोग करेंगे। इसमें हमने मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना भी चलाई, ताकि किसान वो पानी का कम उपयोग करे और जो डार्क जोन हो गए उसके अंदर पानी का दोहन वो कम करेगा। तो उसको भी लगना चाहिए कि मेरी जमीन बिना पानी के इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मैं अपने लिए आने वाली पीढ़ी को जमीन के साथ पानी का भी प्रबंध करके जाऊं कि पानी भी बचा रहना चाहिए। उसके लिए रिचार्जिंग के हमने प्रोजेक्ट चालू किए हैं। धान की बजाय अन्य फसलें लोग बोएं, उसके लिए अलग से इंसेंटिव दिए हैं। तो एक ये नई योजना हमने की है। फसल का ठीक ब्यौरा ये किसानों का बना सकें और रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ जोड़ के बना सकें। आज किसान जो है उसकी ठीक परिभाषा इसका भी एक अभाव है। आज वो जमीन का मालिक है, खेती करता है कि नहीं करता है, किसान उसी को माना जाता है। हम उस पर नए प्रकार से आ रहे हैं। मालिक होना एक चीज है, खेती करना दूसरी चीज है। वो स्वयं जो मालिक है वो खेती कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है, तो वो ओनर ऑफ द लैंड कहलाएगा। लेकिन जो काश्तकार है, अगर वो मालिक खुद काश्तकार है तो किसान भी होगा। अगर वो खुद काश्तकार नहीं है तो जो खेती करता है, चाहे उससे ठेके पर लेकर करता है, बटाई खेती कर रहा है, वो उसका खेती करने के बाद आधी बटाई उसको देता है, वो उसका इनकम उसकी आधी है। लेकिन किसान जो खेती खुद करता है वो किसान है। ऐसे ही नौकरियों के लिए खास करके ग्रुप सी और डी, इसमें मल्टीपल जितनी भी डिमांड आती रहती है, हर डिमांड के साथ उसकी जो फॉर्म भरते थे और उसमें साल भर में कई बार एग्जाम देना, हर एग्जाम के लिए पोस्टिंग कितनी भी हो, लाखों लोग लाइन में लगते थे, एग्जाम देते थे। तो हमने उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये शुरू किया है और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका एक प्रावधान किया है जो अब अगले इस वर्ष से शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, उसकी अंतिम तिथि अभी हमने 31 मार्च रखी हुई थी, लेकिन आज मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं कि वो 31 मई हमने कर दी है, 2 महीने और बढ़ा दिया है। अभी तक आंकड़ा जो बताया जा रहा है मुझे, 4,59,521 कैंडिडेट ने अपने फॉर्म भर दिए हैं, जिसमें से 3,20,000 हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं और कुछ ऐसे जिन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो हरियाणा के हैं, बाहर के हैं। 1,36,000 ऐसे हैं, हो सकता है ये भी हरियाणा के हों या बाहर के हों, लेकिन जिन्होंने स्पेसिफाई किया है 3,20,000 हैं। हम इसके साथ परिवार पहचान पत्र भी जोड़ने वाले हैं ताकि उससे ये सुनिश्चित हो जाएगा। जोड़ दिया, हाँ नहीं कर रहे हैं अभी वो 1,36,000 जो ऐसे ही हैं। वो बाहर की स्टेट का दिखा देते हैं, तो जो हरियाणा का दिखाएगा वो परिवार पहचान पत्र जरूर दिखाएगा, जो हरियाणा का नहीं दिखाएगा वो अभी उसके बिना भी रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि हम संवैधानिक तौर पर उसको मना नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन तो वो भी कराएगा। 31 मई, 2 महीने और बढ़ा दी, क्योंकि अभी सारा ये जो एग्जाम होंगे वो मई के बाद ही होंगे। 3 महीने तो अभी हमने जो एजेंसी हायर करनी है एग्जाम के लिए, वो सारे सिस्टम के लिए, उसको 3 महीने का टाइम चाहिए, वो अभी हम करने वाले हैं, ताकि 3 महीने उसमें लगेंगे और उसके बाद फिर जून के बाद फिर इस बीच में जो नए रिजल्ट्स भी लोगों के आ जाएंगे वो भी इसमें जोड़ पाएंगे मई तक। ऐसे ही
ये जो आईएएस एचसीएस जो कुछ सीटें मुख्यमंत्री की मुट्ठी में होती थी, हमने वो खोल दी। हमने कहा भाई हमको अपने हाथ से किसी को ना आईएएस बनाना ना एचसीएस बनाना, आओ जो योग्यता रखते हैं उनका एग्जाम होगा, उसमें जो मेरिट में आएंगे उस मेरिट के बाद जो प्रोसीजर होगा उससे वो बनेंगे। और इसमें एचसीएस तो आपको पता है एक खेप बन चुकी है, आईएएस भी एग्जाम होकर के उसकी एक लिस्ट यूपीएससी में जा चुकी है, उनका प्रोसीजर है, वो जिनको सिलेक्ट करके भेजेंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक नया एक जो हमारा सुशासन का एक बिंदु। एक हमने कॉलेज विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पासपोर्ट ये बनाने का भी जो कार्यक्रम चलाया है, उसमें जो अप्लाई करता है वो बाद में उसकी डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराता है, तो 6,800 विद्यार्थियों को निशुल्क पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं। एक विचार वो जो फाइनल कर दें उसको भी, वो विचार ये है कि अभी तक तो जो अप्लाई करते हैं उन्हीं के लिए पासपोर्ट बना के देते हैं हम। अब एक कैटेगरी पोस्ट ग्रेजुएट के जो भी विद्यार्थी होंगे वो अप्लाई करें ना करें उन सबको पासपोर्ट देंगे।